नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से प्रधानमंत्री को आभार जताया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार जताया है, जहां देवभूमि में उत्पादित लंबे चावल और उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाने को लेकर आभार जताया गया है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध लंबे धानों के चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति को उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। जहां प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष लगाव को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तराखंड के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है। उन्होंने उत्तराखंड के किसानों और समस्त प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए देवभूमि में उत्पादित लंबे चावल उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव किस जगह से लड़ेंगे। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जहां से पार्टी कहेगी वो उसी जगह से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी खुद की पसंदीदा लोकसभा सीट पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि एक समय बाद सबको अपनी पसंद मन में रख लेनी पड़ती है, जहां पार्टी की आज्ञा से ज्यादा मनमानी किसी की नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो आदेश देती है सभी को उसका पालन करना पड़ता है। जहां हरीश रावत ने दावा किया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कठिन चुनौतियों को कम ले पाऊंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि शरीर के हिसाब से ठीक है वहां कुछ ज़्यादा दिखाई दूंगा, लेकिन मेरी सेवाएं जहां उपयोगी समझी जाएंगी वहां हाजिर रहेंगी। प्रदेश कांग्रेस जहां भी उपयोग करना चाहेगी हरीश रावत हाजिर रहेंगे। थोड़ा सा कठिन चुनौतियों को कम ले पाऊंगा। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जहां पत्रकार वार्ता को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष जसपाल और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहे। जहां पत्रकार वार्ता के दौरान गणेश गोडियाल ने सरकार और बद्री केदार टेम्पल कमेटी से कुछ सवाल किए हैं। बता दें कि गणेश गोडियाल ने केदारनाथ धाम में दानी दाता की तरफ से दान किए गए सोने की परत उतारने को लेकर फैल रही अफवाहों पर बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा है। जहां गणेश गोडियाल ने कहा है कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था, जिसकी परत भी उसी तरह तांबे की दिखाई दे रही है, जैसा कि केदारनाथ धाम में सूचनाएं सामने आ रही हैं। बता दें कि गणेश गोडियाल ने कहा कि 2021-22 में भी केदारनाथ धाम में 230 किलो सोना चढ़ाने की बात सामने आई थी, जिस पर अब बीकेटीसी की तरफ से मात्र 23 किलो सोना चढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। इस दौरान गणेश गोडियाल ने कहा कि सरकार और बीकेटीसी को इस पर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस का आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो मंदिर में जो सोना चढ़ाया गया है वो सोना दानदाता ने चढ़ाया और पुरातत्व विभाग की टीम के सामने ही इस सोने को चढ़ाया गया है। इस पर कांग्रेस समिति पर कैसे आरोप लगा, इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर कैसे सवाल लगा सकती है। जहां बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा है कि जो लोग भगवान राम का विरोध कर सकते हैं वो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। तो खूब सियासत खूब देखने को मिल रही है। बता दें कि केदारनाथ धाम में सोने की परत को लेकर अब सियासी रंग चढ़ता नजर आ रहा है, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कांग्रेस ने धामी सरकार से कई सवाल किए हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब भी दिया है। मैं पुरोहितों के सामूहिक मंच केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहाँ पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं, जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। इस शंका पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको भी दिख रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल सरकार से किए हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि नंबर 1 बात मैंने विस्तृत तो आपको बता दिया कि मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था तब क्या क्या बातें हुई।
और उसके आधार पर मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। और इस समय भाजपा के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रही बीकेटीसी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो सवाल हमने उठाए हैं, जो सवाल केदार सभा ने उठाए हैं, उन सवालों का देखिए समय आएगा तो अजेंद्र अजय जी भी सामने आकर के बयान देंगे। अजेंद्र अजय जी के पास आप जाएंगे तो निश्चित रूप से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से बीकेटीसी के बारे में किस पर जांचें हुई हैं, कब कब जांचें हुई हैं, कौन लोग जब आपदा आई थी गर्भगृह में चप्पल लेकर के गए थे, इन लोगों ने का आस्था कितनी उस समय डगमगाई थी या है, ये सब देश की जनता, उत्तराखंड की जनता जानती है। इस पर कांग्रेस राजनीति करने से बाज आए। हम किसी भी एजेंसी से, जिस एजेंसी तो बेटे में बात कर लेते हैं उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से की जा रही महारैलियों की तैयारी की, जिसको लेकर बीजेपी नेता ने जानकारी दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर एक बड़ी रैली होनी है, जिसको लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां रैली कहां होगी, किस तारीख में होगी, इस पर भी मोहर लग चुकी है। इस महारैली के संबंध में महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक ने बयान दिया है, जहां उन्होंने बताया है कि इस महीने के अंत में 27, 28 और 30 जून को सभी पांचों पंचायत सीटों पर ये महारैलियां की जाएंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी रैलियों में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही केंद्र नेतृत्व से भी आग्रह किया गया है कि इन रैलियों में राष्ट्रीय नेतृत्व की मौजूद रहे। बता दें कि 27 जून को टिहरी लोकसभा क्षेत्र में विशाल रैली होगी, तो वहीं 28 जून को पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के गोपेश्वर और रुड़की में रैली प्रस्तावित की जाएगी। इस तरह कुमाऊं मंडल में भी अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में 30 जून को बागेश्वर की और नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में 30 जून को विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं धामी सरकार के मंत्रिमंडल की। बता दें कि धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब माहौल गर्मा गया है। तो उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं फिर से गर्म होने लगी हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद कैबिनेट के 4 पद खाली हैं, इन्हें जल्द ही से भरा जाना है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने कुछ दिन पहले ही राज्यपाल से मुलाकात की थी। तो वहीं चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि कई कैबिनेट मंत्रियों को उनके गलत आचरण की वजह से कैबिनेट से हाथ धोना पड़ सकता है और कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर प्रवक्ता विपिन कौथियाल का कहना है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और सभी कैबिनेट मंत्री सरकार के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। कैबिनेट रोज नए फैसले लेती है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के जनता के सरोकारों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के बेहतरी के लिए हम सब हमारी कैबिनेट फैसला लेती है। निश्चित रूप से सारे कैबिनेट मंत्री बेहतर ढंग से अपने अपने। तो बुलेटिन में बात टनकपुर की कर लेते हैं, जहां मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ काटने को लेकर विवाद हो गया। तो चंपावत के टनकपुर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अवैध तरीके से पीपल की कटाई को लेकर विवाद हुआ। बता दें कुछ दिन पहले ही मंदिर परिसर में 300 साल पुराने पीपल के पेड़ को अवैध तरीके से काट दिया गया, जिसके बाद मंदिर समिति और आसपास के क्षेत्रवासियों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। इस दौरान समिति अध्यक्ष ने बताया कि काटे गए पीपल के पेड़ के साथ लोगों की आस्था जुड़ी थी और हर शनि जयंती के अवसर पर पेड़ के नीचे 1 लाख दिए जलाए जाते थे, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इसे काट दिया गया है। इस दौरान समिति अध्यक्ष ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ये मुक्तेश्वर महादेव मंदिर कमेटी का अध्यक्ष हूँ और ये हमारे पूर्वजों के 200-300 साल पुराना ब्रह्म वृक्ष है, पीपल का पेड़। कुछ लोगों ने वहाँ पे मिलके इसको हमारे पीठ पीछे कटवा दिया गया है।
जिसकी हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी गई है और उससे लोगों की पूरे शहर की आस्था जुड़ी हुई है। और इस वृक्ष में कई लोगों ने क्या कहते हैं आके अपने पूजा पाठ करते हैं और इसमें 1.25 लाख दियों की पूजाएँ होती है हर इनके शनिदेव की जयंती में। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। तो उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रग्स कानून लाने जा रही है जिससे ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाई जा सके। सरकार ने इस फैसले का राज्य में स्वागत हो रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि नई पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है। जरूरी है कि राज्य में ड्रग्स कानून लाया जाए जिसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान रखा जाए, क्योंकि ड्रग्स माफिया राज्य में काफी सक्रिय हो रहे हैं, जिससे कि नौजवानों को नशे की लत लगने के साथ साथ उनका भविष्य चौपट होता जा रहा है। इस दौरान रितु खंडूरी ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ और दुख तो है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं और कड़े कानून की आवश्यकता बहुत है, लेकिन मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगी कि इससे हमें समाज को जोड़ना होगा, जनता को जोड़ना होगा, एक मुहिम बनानी होगी जहाँ हम इसके ड्रग्स लेने के नुकसानों की बात कर सकें और जनता में अवेयरनेस करें कि ये क्यों बहुत ख़राब है। तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने इस तरह का निर्णय लिया है कि जो भी कड़े से कड़े कानून इसके खिलाफ लाए जाएं। मैं इस फैसले का स्वागत। तो उत्तराखंड में नई नजुल नीति को लेकर बीजेपी नेता का बयान सामने आया है। तो नई नजुल नीति का लाभ सभी पात्र तक दिलाने के लिए बीजेपी प्रदेश विकास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल कार्यवाहक जिलाधिकारी और सीडीओ से विशाल मिश्रा से मिलने पहुंचा। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा है कि नजुल नीति का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते धामी सरकार ने हाल ही में नजुल नीति का सरलीकरण किया है। इसके अंतर्गत अब 50 वर्ग तक के भूखंडों को निःशुल्क फ्री होल्ड करने का शासनादेश जारी दिया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ अभी तक सभी पात्रों को नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान मंत्री विकास शर्मा ने सीडीओ से कहा है कि नजुल नीति के सरलीकरण का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके, इसके लिए सभी वार्डों में कैंप लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता भी इस प्रशासन का पूरा सहयोग देंगे, जहां पूरे प्रशासन का पूरा सहयोग देकर अधिक से अधिक लोगों को नीति का लाभ पहुंचाने का प्रयास पार्टी की तरफ से किया जाएगा। नजुल नीति 11 दिसंबर 2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। सरकार ने दोबारा से इसको 1 साल 11 दिसंबर 2023 या नई नजुल नीति आने तक जो भी पहले हो उस तक एक्सटेंड किया है और इसी अनुसार जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नजुल नीति से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठक के लिए आए थे, उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया और नजुल नीति पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया। ये जो नजुल वाली आवंटी हैं ये आपके पास आ रहे होंगे, तो इनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है सर? इसके लिए अपर जिलाधिकारी नजुल के कक्ष के बाहर एक बक्सा लगाया गया है। वर्ग मीटर वाले जो मकान थे, बस्तियों के मकान थे, जो हमारे लोग बधईपुरा में रहते हैं, खेड़ा में रहते हैं, संजय नगर में रहते हैं, हमारे रामपुरा में रहते हैं, जगतपुरा में रहते हैं, ऐसे भाई जिनकी हम लोग रजिस्ट्री फ्री होल्ड नहीं करा पाए थे प्रॉपर्टी, तो हमारी सरकार ने भी दोबारा से 1 साल के लिए उसके लिए टाइम बढ़ाया है। हमारे विधायक जी ने और हम सब लोगों ने प्रयास किया था। तो बेटन में बात धारचूला की कर लेते हैं, जहां पिथौरागढ़ पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहाँ एक बोलेरो गाड़ी 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ये हादसा इतना भयानक था कि 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। दरअसल जिले के मनसियारी तहसील के होकारा गांव में श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसमें 10 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। जहां सभी श्रद्धालु बागेश्वर जिले के सामा तहसील के निवासी थे और होकरा देवी मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों के साथ पुलिस, एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जहां जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने बताया है कि सभी शवों को खाई से निकालकर उनका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी की टीम आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो बुलेटिन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां मानसून को लेकर प्रशासन तैयारी कर रहा है। इस दौरान डीएम ने जानकारी दी है। तो हल्द्वानी में प्री मानसून के साथ ही प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुट गया है।
जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी लैंडस्लाइड जोन और संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पॉकलैंड पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया है कि जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियां स्थापित किए जाने को लेकर सभी डेंजर पॉइंट और भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित कर सरकारी मशीनरी को समय पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही जिन इलाकों में संपर्क टूटा है वहां खाने पीने का सामान भी समय पर पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। मॉनसून के संबंध में जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगह पे 24/7 कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति पर मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो भी समस्याएं बरसात के समय में सामने आ रही हैं, कहीं मलबा इत्यादि आने से रोड बंद होने की, कहीं पर पानी इत्यादि भरने की, वहाँ पे जो रेस्क्यू होना है या जो टीमों को राहत सहायता पहुँचाई जानी है उनके माध्यम से तत्काल सहायता पहुँचाई जा रही है। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।